आपको लेकर चलनी चाहिए, क्योंकि हम देखेंगे कि अगला जो हफ्ता रहेगा वो जुलाई सीरीज की एक्सपायरी भी है। नतीजों के लिहाज से भी काफ़ी अहम पूरा वीक रहेगा। काफ़ी सारे बड़े निफ्टी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं हर एक सेक्टर से, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। ग्लोबली काफ़ी सारे डेवलपमेंट होंगे, बड़े इवेंट होने वाले हैं। फेड की बैठक होगी जिसमें कि एफओएमसी की तरफ से ब्याज दरों में कुछ फैसला निकल कर आ सकता है। तो इन तमाम इवेंट्स पर नज़र रहेगी हमारी और इसका असर बाजार पर भी देखने को मिलेगा। तो एक्शन पैक रहेगा पूरा नेक्स्ट वीक। लेकिन चलिए पहले तो शुरुआत आज के बाजार से कर लेते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा और ये इस पूरे हफ्ते बाजार में किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। एक बार यहाँ पर भी नजर डाल लेते हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। प्रियंका बताइए आज किस तरह का कारोबार रहा बाजार में और पूरा हफ्ता किस किस सेक्टर ने प्रदर्शन किया, कहाँ पर मंदी देखने को मिली? देखिए आज ये पूरा हफ्ता बुलिश ट्रेडर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा रहा। आपने इसी हफ्ते में कम से कम 500-600 पॉइंट्स की रैली देखी। बैंक निफ्टी हो 16,700 के ऊपर आप क्लोज करके जा रहे हैं। निफ्टी पर बैंक निफ्टी 37,000 से कुछ पॉइंट्स से अब दूर रह गया है और 37,700 की अब अगले हफ्ते की बात हो रही है और निफ्टी पर 17,000 के ऊपर के लेवल्स की बात हो रही है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीक रहा। अगर इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो पहले पार्ट में आपको मेटल्स जो वीक सेक्टर्स थे जैसे IT, मेटल, इन्होंने परफॉर्म किया। बैंक्स ने इस पूरे हफ्ते अच्छा सपोर्ट दिया। बैंक्स में जो आउट परफॉर्मेंस पूरे हफ्ते आपको देखने को मिली, सिर्फ एक आध दिन थोड़ी सी म्यूटेड रही होगी अदरवाइज, और 8% गेन किया है। अगर आप इस वक्त में वीकली गेन्स की सेक्टर की वाइज बात करें तो टॉप गेनर आपका PSU बैंक रहा, बैंक निफ्टी रहा और उसमें मेजरली कंट्रीब्यूशन बाय PSU बैंक। ऑन द बैक ऑफ गुड नंबर्स ये आपने मूव्स देखी। अगर हम इस वीक के बड़े काउंटर्स की बात करें जहां नंबर्स के बाद की मूव आपको देखी, उनमें से इंडसइंड बैंक, टाटा कम्युनिकेशन, अल्ट्राटेक सीमेंट्स, ये सारे स्टॉक्स शामिल है। इनफैक्ट हिंडाल्को, एल्यूमिनियम प्राइसेस, मेटल काउंटर से भी बहुत एक अच्छी रिबाउंड थी। तो ओवरऑल आपने इस पूरे हफ्ते में सारे सेक्टोरल स्पेसेस में मूव देखी। IT जो इतने समय से मूव नहीं कर रहा था उसमें आपको मूव दिखी। मेटल में अच्छे रिबाउंड दिखाई दिए। एल्यूमिनियम, हिंडाल्को, एल्यूमिनियम जितने काउंटर्स थे, हिंडाल्को हो, नैल्को हो, वेदांता हो, वहाँ अच्छी मूव्स आई। वहाँ एक डिविडेंड का भी ट्रिगर रहा। लेकिन मेटल स्पेस के लिए भी एक अच्छा पूरा हफ्ता ही रहा। सिर्फ 4 ऐसे स्टॉक्स है जो हमने आइडेंटिफाई किए जो लाल निशान में पूरे हफ्ते में एवरेज उनका एक रिटर्न रहा वो नेगेटिव था। उसमें से डिफेंसिव बेट्स थी। तो पूरी तरह से बाजार में एक रिस्क ऑन ट्रेड दिखा आपको पूरा हफ्ता। अग्रेसिव बेट्स दिखी और वीक सेक्टर्स पर शॉर्ट कवरिंग के बाउट्स दिखे। बाइंग बाउट्स आपको फर्दर दिखे। FIs की 4 दिन से लगातार बाइंग है। सो ये क्रूशियल पॉइंट्स थे इस पूरे हफ्ते के लिए। फार्मा स्पेस से कुछ स्टॉक्स थे जो बैकफुट पे थे। सन फार्मा, DRL जैसे स्टॉक्स थे। आज की अगर बहुत क्विकली मूव की बात करें तो आपको अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स आए। पूरा सीमेंट पैक आपको तेज दिखाई दिया। इस हफ्ते के इस वीकेंड पे आपको बैंक्स के नंबर्स आने हैं। बड़े बैंक के नंबर्स है, प्राइवेट स्पेस के ICICI बैंक के नंबर आने हैं, कोटक के बैंक आने हैं, एक्सिस के अगले हफ्ते में नंबर्स आने हैं और आप उसके चलते बैंक स्पेस पे इन काउंटर्स पे अच्छी मूव देख भी रहे हैं। आज रिलायंस के शुक्रवार को शाम को रिलायंस के नंबर्स भी आने हैं। वहाँ से एक बड़ी डायरेक्शन एटलीस्ट एनर्जी पैक के लिए दिखी। रिलायंस ने बहुत बड़ा अगर सपोर्ट नहीं दिया बाजार को तो बड़ा ड्रैगर भी नहीं रहा। एक रेंज बाउंड में आपको रिलायंस ट्रेड होते हुए दिखाई दिया बिकॉज ऑफ द नंबर्स और एक्सपर्ट्स मान रहे हैं बहुत हद तक जो नंबर्स आने हैं वो प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर इन है। तो ओवरऑल बुलिश वीक फॉर द बुल्स एंड ऊपर के लेवल्स और एंटिसिपेट अब 17,000 तक की बात की जा रही है कमिंग वीक के लिए। ओके, तो 17,000 तक की बात की जा रही है। अब बाजार में जिस तरह से ये पूरा हफ्ता गया है, शानदार हफ्ता गया है, शानदार तेजी देखने को मिली। खासकर कि PSU बैंक निफ्टी से काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। कुछ एक स्पेस थे जहां पर कि कमज़ोर प्रदर्शन रहा, बट ओवरऑल अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहा ये पूरा हफ्ता बाजार के लिए और बुल्स के लिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले हफ्ते कौन कौन से अहम ट्रिगर्स हैं इस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि काफ़ी इवेंट पैक पूरा वीक रहने वाला है नेक्स्ट वीक। तो एक बार समझ लेते हैं कि कहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए और ये पूरी डिटेल्स लेकर विनी मोतीवाला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विनी बताइए अगले हफ्ते बाजार की नज़र किन अहम इवेंट्स पे होगी, कौन कौन से अहम नतीजे आने वाले हैं? इम्पॉर्टेंट क्यूज़ और इवेंट्स की बात करें अगले हफ्ते में तो पहले डोमेस्टिक फ्रंट और इंडिया में जो इम्पॉर्टेंट क्यू है और डेटा पॉइंट है वो है फिस्कल डेफिसिट डेटा जो रिलीज़ होने वाला है 29 जुलाई को। उसके बाद ग्लोबल मार्केट में देखें US में FOMC रेट डिसीजन आने वाला है। फेड हाइट रेट है जो एंटिसिपेटेड 75 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक है वो नेक्स्ट वीक में उसका डिसीजन आ जाएगा। वो एक इम्पॉर्टेंट क्यू इवेंट है ग्लोबल फ्रंट पे वॉच करने के लिए। और
ग्लोबली 28 जुलाई यूएस में जीडीपी डेटा है और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स डेटा है। ये इंपॉर्टेंट क्यूज़ है नेक्स्ट वीक के लिए यूएस मार्केट में। चाइना में इंडस्ट्रियल प्रॉफिट डेटा आने वाला है और जापान में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आने वाला है नेक्स्ट वीक। तो ये इंपॉर्टेंट क्यूज़ है। और ओवरऑल इवेंट्स की बात करें तो रशियन फॉरेन मिनिस्टर है वो अफ्रीका में है, तो वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आ सकती है, इंपॉर्टेंट कमेंट्री आ सकती है, वो एक फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। उसके अलावा यूके में जो कंजर्वेटिव पार्टी लीडरशिप कैंडिडेट्स की बात चल रही है जो रिप्लेस करेंगे बोरिस जॉनसन को, कौन से प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, तो उस बात के लिए नेक्स्ट वीक में डिबेट होने वाले हैं ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच में जो है 26 जुलाई को। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। और IMF रिलीज करने वाला है अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटा, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट होते हैं, तो वो एक फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। उसके अलावा ग्लोबल अर्निंग्स की बात करें तो मेटा, अमेजॉन, अल्फाबेट, एप्पल, सैमसंग अपने अर्निंग्स रिपोर्ट करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट ग्लोबल अर्निंग्स भी है नेक्स्ट वीक में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ अहम इवेंट होंगे, मैक्रो लेवल पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट वीक, और कुछ अहम नतीजे भी आने वाले हैं जहां पर कि हमारी नज़र रहेगी, खास करके काफ़ी दिग्गज बैंकों के नंबर्स आने वाले हैं। एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक जैसे कंपनियां अपने नतीजे घोषित करेंगी। तो नेक्स्ट पूरा वीक बैंकिंग सेक्टर भी फोकस में रहेगा। चलिए अब मार्केट एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं और उनसे भी एक बार व्यू समझ लेते हैं कि उनकी क्या राय बन रही है। और हमारे साथ संतोष सिंह इस वक्त मौजूद हैं। संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए अपना ईटीना स्वदेश को। ये पूरा हफ्ता तो काफ़ी शानदार रहा तेजी करने वालों के लिए। अब अगला हफ्ते में जब हम एंट्री लेंगे तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी ओवर द वीकेंड आएंगे, उस पर भी नज़र रहेगी। तो क्या करना चाहिए, अगले हफ्ते की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, कौन से लेवल्स को आप वॉच करेंगे? देखिए, नेक्स्ट वीक काफी क्रूशियल रहने वाला है। और अगर आप ऑप्शंस के लिहाज से भी देखें, क्योंकि एक्सपायरी है पूरे महीने की, तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि 16,800 काफी इंपॉर्टेंट लेवल होंगे निफ्टी पे। और अगर उसके ऊपर निकलता है या फिर क्लोजिंग आती है 1-2 दिन, तो हमको लग रहा है कि 17,000 के ऊपर भी जा सकता है। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि नीचे से भी अगर आपको ध्यान है पूजा, तो 15,200 से हम अभी काफी ज्यादा ऊंचाई पर आ चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस जगह पर थोड़े सा कॉशियस रहना जरूरी होगा। ओके, तो अभी इस स्तरों पर थोड़ा कॉशियस रहने की राय इस वक्त दी जा रही है। इसके अलावा हमने देखा आज संतोष काफ़ी सारे स्टॉक्स थे जहां पर कि अच्छी तेज़ी देखने को मिली आखिरी कुछ घंटों में। स्पेशली सीमेंट स्पेस देखिए, अल्ट्राटेक के नंबर्स काफ़ी शानदार आए और उसके बाद 5% की तेज़ी देखने को मिली। और फिर इस कंपनी के नतीजे के बाद बाकी जो सीमेंट कंपनियाँ हैं हमने वहाँ पर भी अच्छी तेज़ी देखी है। तो अब सीमेंट स्पेस में क्या व्यू बन रहा है आपका? अभी तक तो काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन एक के बाद एक जो नतीजे आ रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है और सीमेंट स्टॉक्स पर क्या व्यू देंगे आप? देखिए, सरप्राइजिंगली अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे काफी उम्मीद से बेहतर रहे हैं। और जिस तरह से हम लोग उम्मीद लगा रहे थे कि जो कि इनका एक सब्सटैंशियल कॉस्ट पोर्शन होता है, जिसे हम फ्यूल कॉस्ट या फ्रेट कॉस्ट कहते हैं, उसमें हमने लास्ट क्वार्टर से कोई भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट अपमूव नहीं देखा है कॉस्ट बढ़ते हुए। क्योंकि अगर आप ACC के नतीजे देख लें, अंबुजा के नतीजे देख लें, तो वहां पर एक नेगेटिव सरप्राइज की तरह था और इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन की जो कि फ्यूल कॉस्ट बढ़े थे इन दिनों काफी, उसके नतीजे उसका परिणाम जो है ACC और अंबुजा पे दिखा था। लेकिन सरप्राइजिंगली मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक ने, अल्ट्राटेक सीमेंट ने मार्केट को पॉजिटिव सरप्राइज दिया है इन चीजों के कारण, और उम्मीद से काफी बेहतर रहे हैं नतीजे। केवल और केवल एक चीज पे मेरा भी अभी भी स्केप्टिज्म है कि आने वाले टाइम पे सप्लाई थोड़ा ज्यादा हो सकती है सीमेंट सेक्टर में। वो एक जो है कहने की हेडरूम है इस पूरे सेक्टर के लिए। लेकिन जो चिंताएं थी कि बहुत ज्यादा डेंट हो सकती है प्रॉफिट, वो शायद होते हुए नहीं दिखी है। यही कारण है कि आज हम उछाल देखे हैं। लेकिन ऊपरी स्तरों पे जरूर दबाव होगा सीमेंट में। केवल और केवल एक चीज दिख रही है कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो काफी है, और दूसरे हम जो रियल एस्टेट में अपटिक देख रहे हैं उसके कारण आने वाले मीडियम टर्म में लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रेशर अब शायद नहीं होगा। अगर क्रूड के प्राइसेस हेंसफोर्थ और गिरते हैं तो इस सेक्टर के लिए अच्छा होगा।
ओके तो कच्चे तेल की चाल पर नजर रहेगी और एक दो ट्रिगर्स हैं जो कि सीमेंट कंपनियों के लिए प्ले आउट करते नजर आएंगे, तो यहाँ पर हमारा फोकस बना रहेगा। फिलहाल काफ़ी अनुमान से काफ़ी अच्छे नतीजे देखने को मिले। उसके बाद एसीसी भी देखिए, वहाँ पर भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। संतोष, बैंकिंग सेक्टर पर क्या व्यू बन रहा है आपका? इस पूरे हफ्ते देखा हमने कि काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। इंडसइंड बैंक के नंबर्स आए, 9% चला, उसके बाद ये स्टॉक, उसके अलावा कुछ और भी प्राइवेट सेक्टर से जो नतीजे आए हैं मिड कैप से भी, वो भी काफ़ी अच्छे रहे। और अगला हफ्ता भी हम देखेंगे कि बैंकिंग स्पेस पर नजर रहेगी नतीजों के लिहाज से। इस पूरे स्पेस पर क्या व्यू बन रहा है आपका? ये जो तेजी आ रही है, कोई स्टॉक है आपको जो इन स्तरों पर पसंद आ रहा है? देखिए, बैंकिंग स्टॉक जो है मुझे लगता है कि आउट परफॉर्म करेंगे आने वाले दिनों में पूरे निफ्टी में। और उसका पूरा एक ही कारण है कि पूरे बैंकिंग क्षेत्र में देखा जाए कि इंटरेस्ट रेट राइजिंग सिनेरियो में ये सारी कंपनियों को लाभ होता है, क्योंकि जो इनके जो कहने की कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स जो होते हैं वो काफी कम रहते हैं कासा के कारण। तो जिन बैंकों में कासा रेशियोज अच्छे हैं, 40% के ऊपर हैं कासा रेशियोज, उन कंपनियों को जो या उन बैंकों को लाभ हो सकता है, क्योंकि राइजिंग इंटरेस्ट सिनेरियो में आपके यील्ड बढ़ेंगे लेकिन आपका कॉस्ट वहीं पर रहता है या मिनिमल हो जाता है। इसके कारण हमने इस क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ कि इंडसइंड बैंक ने काफी अच्छे नतीजे दिए थे। 17% के करीब लोन ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट किया है, बहुत अच्छे रिटर्न रेशियोज आ गए हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की काफी अच्छी बढ़कर 13.5% के करीब कंपनी ने पोस्ट किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बैंकिंग एज ए होल तो अच्छा करेगा ही, क्योंकि अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है कि होल पूरे बैंकिंग स्पेस बजिंग होगा। इनके जो भी एनपीए के जो हैंगओवर थे वो खत्म हो रहे हैं, और साथ में इनकी लोन ग्रोथ काफी अच्छी, क्रेडिट ऑफटेक बहुत अच्छा हो रहा है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर मुझे लग रहा है कि ये बैंकिंग स्पेस हैपनिंग होगा। और इंडसइंड बैंक मेरी चॉइस होगी अभी, क्योंकि इंडसइंड बैंक के अगर बुक्स को देखें तो वहां पर 26% के आसपास इनका ऑटो लोन है। और ऑटो सेक्टर, चूंकि मेटल के प्राइसेस गिरे हैं तो ऑटो सेक्टर अच्छे कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये बैंक काफी ज्यादा जो है इसमें अपटिक देखने को मिल सकता है। 1050 रुपए की टारगेट के लिए मुझे लगता है कि इस बैंक में पोजीशन बनानी चाहिए। ओके तो यहाँ पर संतोष जी को भी इंडसइंड बैंक अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं और अच्छी तेज़ी देखने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन क्योंकि चलिए हम नतीजों पर बात कर रहे हैं और ऐसे में हम देख रहे हैं कि बैंक्स तो फोकस में रहेंगी, उसके अलावा कौन कौन से अहम नतीजे आने वाले हैं निफ्टी से, ये भी समझ लेते हैं। और आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। आशीषा बताइए कौन कौन से अहम नतीजे आएंगे नेक्स्ट वीक? कई सारे कंपनियां अपने नतीजे डिक्लेयर करेगी नेक्स्ट वीक। सो आइए चलते हैं निफ्टी की कंपनीज की बात करते हैं। सबसे पहले एक्सिस बैंक, जहां हम स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस क्वार्टर में। इनफैक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम 50% का ग्रोथ देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। टेक एम भी अपने नतीजे डिक्लेयर करेगा नेक्स्ट वीक। और ईबिट मार्जिन में हम कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिक्वेंशियल बेसिस पर। याद रखिए सभी IT कंपनीज में हमने कॉन्ट्रैक्शन देखा है ईबिट मार्जिन में वेज हाइक्स के कारण। टाटा स्टील की बात करें तो सिक्वेंशियली टॉप लाइन डिक्लाइन देख सकते हैं हम एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पैक्ट के कारण। बजाज ऑटो और बाकी ऑटो कंपनीज जो अपने नतीजे पेश करने वाली है उनमें रेवेन्यूज़ में हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और ईबिट मार्जिन्स में भी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस क्वार्टर में। एशियन पेंट्स की बात करें तो अराउंड 35% वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और 50% ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एक्सपेक्टेड है इस क्वार्टर में। इसके बावजूद बॉटम लाइन यानी एबिटा मार्जिन्स में इस क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्शन दिख सकता है सिक्वेंशियल बेसिस पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर के कारण। L&T की बात करें तो अराउंड 25% YOY ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। कोर EPC रेवेन्यूज़ में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अच्छी चली थी इस क्वार्टर में और इसी के चलते टॉप लाइन में ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं सिक्वेंशियल बेसिस पर। बजाज फाइनेंस के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में हम एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 बेसिस पॉइंट्स का सिक्वेंशियल बेसिस पर, हायर कॉस्ट ऑफ फंड्स होने के बावजूद। नेस्ले की बात करें तो अराउंड 225 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रॉस मार्जिन में। याद रखिए सभी FMCG कंपनीज ने कॉन्ट्रैक्शन दिखाया है बॉटम लाइन पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर के कारण, और नेस्ले में भी हम कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर एडीज की बात करें तो ग्रॉस मार्जिन्स और नेट मार्जिन्स दोनों में हम सिक्वेंशियल बेसिस पर फ्लैट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और श्री सीमेंट भी अपने नतीजे पेश करेगा। डिमांड मॉडरेशन के कारण QOQ बेसिस पर हम एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एबिटा पर टन में भी अराउंड 1087 रुपीज़ पर टन का डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। लास्टली SBI लाइफ भी अपने नतीजे पेश करेगा और 70% APE ग्रोथ का अनुमान है।
ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये तमाम कंपनी है जिनके नतीजों पर हमारी नजर रहेगी। रिजल्ट हैवी वीक होने वाला है पूरा हफ्ता। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पर आप बने रहिए इरीना स्वदेश के साथ। अब ब्रेक के बाद कुछ और भी खबरों पर फोकस करेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और चलिए कुछ और भी सेक्टर स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। संतोष, इस बार हमने देखा कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। और सरप्राइजिंगली बात ये थी कि इस बार जो नतीजे आए हैं, लार्ज कैप कंपनियों में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं देखने को मिल रहा है उनके नतीजों में। और उसके बाद हमने एक वीकनेस भी देखी, बट उसके सामने मिड कैप कंपनियां काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। इन्फोसिस भी देखिए नतीजों के पहले करीब 1.5% आज कमजोर भी हुआ, 1.5-2% की कमजोरी आज वहां पर भी देखने को मिली है। ओवरऑल आईटी पैक कैसा लग रहा है आपको इस वक्त? जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, ऐसे में मिड कैप ज्यादा पसंद आ रहे हैं आपको, या फिर गिरावट में लार्ज कैप में खरीदारी के मौके देख रहे हैं? ये मुझे लग रहा है कि करेक्शन चूंकि मिड कैप आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा हो चुका है, तो अपॉर्चुनिटीज भी वही होंगी। उस लिहाज से अगर आप देखें लास्ट क्वार्टर जो भी नतीजे आए हैं, एलटीआई की बोल लें, एलटीटीएस बोल लें या माइंडट्री बोल लें, मुझे लगता है कि ये जो तीनों कंपनियां हैं जो कि एक ही ग्रुप है और इन तीनों कंपनियों में नतीजे अच्छे हैं। एलटीआई माइंडट्री के मर्जर है। मुझे लग रहा है कि एलटीआई में ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले टाइम पे यहाँ से भी एटलीस्ट 10 to 15% एटलीस्ट नियर टर्म में मुझे लगता है कि गेन होना चाहिए। जिस तरह से मार्केट मार्जिन कह लें कि स्विंग की बात सोच रहा था या मार्केट के मन में था, इस तरह से लोगों के मन में वो चीजें बहुत ज्यादा नहीं दिखी हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये कंपनियां अभी तक वेदर्ड कर पाई हैं। और जो कुछ भी बातें हम सुन रहे हैं उसमें ये समझ में आ रहा है कि अभी तक कोई भी ऑर्डर कैंसलेशन कह लें या फिर प्राइस रिवीजन की बात हो, सच कुछ अभी तक नहीं दिख रहा है। और जो मार्केट चिंता कर रहा है कि यूएस या यूरोप में रिसेशन हो सकते हैं, उसका असर अभी तक नहीं दिखा है। केवल और केवल बड़ी आईटी कंपनी में अगर आप देखेंगे तो एबिट मार्जिन जो है वो थोड़ी स्ट्रिंग जरूर हुई है, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो अभी भी कमेंट्री मैनेजमेंट की सारी कंपनी की अच्छी है। ठीक है, तो ये राय यहाँ पर आपको आईटी शेयरों में दे दी गई है। इस बीच हमने इस हफ्ते देखा कि आईटीसी का स्टॉक भी फोकस में था। आईटीसी की एजीएम हुई थी। कंपनी के सीएमडी संजीव पुरी ने होटल कारोबार के डीमर्जर, कैपिटल एलोकेशन सुधारने को लेकर भी सफाई दी थी। और इस तरह के जब बयान आए, हमने देखा आईटीसी के स्टॉक में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। 300 के लेवल्स को भी स्टॉक ने टच किया। क्या व्यू बन रहा है आपका संतोष आईटीसी पर? अगर किसी को इन स्तरों पर खरीदारी करनी हो तो क्या सही मौके बन रहे हैं, या फिर अभी थोड़ा नीचे आने दे? आगे के लिए टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप आईटीसी पर? देखिए, मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करना जरूरी होगा, क्योंकि आईटीसी के मैनेजमेंट की कमेंट्री तो काफी अच्छी है, लेकिन उनके प्रदर्शन जो है अभी तक जो लगाड़ रहा है, मुझे लग रहा है कि आईटीसी का जो एफएमसीजी अदर्स है वो काफी लगाड़ है। वहां पर मार्जिन अभी भी बहुत अच्छे नहीं है, जिसके कारण की मार्केट जो है इनको वो मल्टीपल्स नहीं देता है जैसे कि आपको एचयूएल या कॉलगेट पाल्मोलिव या और भी किसी कंपनी में मैरिको, डाबर को मिलता है। केवल और केवल यही कारण है कि इनके आरओआईसी भी जो है वो श्रिंकेज होता है, उस पर काफी यील्ड होता है। इस सेक्टर में जो कंपनी ने पैसे लगा रखे हैं, काफी बड़ा पैसा कंपनी ने निवेश किया है अपने एफएमसीजी अदर्स में। दूसरा इनका होटल बिजनेस है जो कि वो भी एक डैम्पनर के रूप में है। तो ये दो सेगमेंट जो कंपनी के हैं वो जब तक आउट परफॉर्म नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि वैल्यूएशन एक कंसर्न जरूर होगा। वैल्यू स्टॉक्स चूंकि इन दिनों आईटीसी बढ़ गया, क्योंकि अगर आप देखें जब कभी भी हाई इन्फ्लेशनरी सिनेरियो होता है उसमें वैल्यू स्टॉक्स लोग खोजते हैं, न कि ग्रोथ स्टॉक। तो ग्रोथ जो मैनेजमेंट बात कर रहा है अभी तक बुक्स पे उतनी ज्यादा नहीं दिखी है, तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ इस स्टॉक पे। निचले स्तरों पे मैं कहूंगा कि आपको आना चाहिए एटलीस्ट 270-75 रुपए के आसपास। अगर मिलता है तो मुझे लगता है कि वहां से आपको एक्यूमुलेट करना चालू करना चाहिए। ओके, तो आईटीसी थोड़ा नीचे आने दे, 270-275 के आसपास मिलता है, फिर खरीदारी करिए। इस एक साल पूरा देखिए 40% से ज़्यादा की तेज़ी आईटीसी के शेयर में देखने को मिली है। तो फिलहाल जो भी ग्रोथ कमेंट्स आए हैं 1-2 क्वार्टर वॉच करेंगे। स्टॉक थोड़ा नीचे आने दे, फिर खरीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढिए।
चलिए अब नजर डालते हैं फार्मा स्पेस पर और इससे जुड़ी खबर भी आ रही है। सरकार जल्द ही फार्मा एपीआई के लिए पीएलआई की नई गाइडलाइंस जारी कर सकती है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं प्रकाश प्रियदर्शी के पास। प्रकाश बताइए क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार पीएलआई मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित जो पीएलआई स्कीम है उसको ज़्यादा आकर्षक बनाने के मकसद से जो गाइडलाइंस हैं उसमें कुछ ज़रूरी बदलाव कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि गाइडलाइंस में बदलाव खासकर उन एपीआई फॉर्मुलेशंस के लिए किए जाएंगे जिसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अभी तक कंपनियों ने ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कंसल्टेशन की जो प्रक्रिया है इंडस्ट्री के साथ वो पूरी कर ली गई है और करीब 16 एपीआई फॉर्मुलेशंस के लिए नए गाइडलाइंस जो हैं वो महीने भर के अंदर जारी किए जाएंगे। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से इस बात पर विचार किया जा रहा है कि डंपिंग की सूरत में जो प्राइस डिफरेंस आता है उसको कवर अप करने में सरकार कंपनियों की मदद कर सकती है। ये कंडीशन नए गाइडलाइंस में जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा एपीआई मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित जो मशीनरीज़ है उसको ज़्यादा वायबल बनाने के लिए उसको सस्ता करने के मकसद से जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं उसको रैशनलाइज़ किया जा सकता है। इस मसले पर भी विचार किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत से एपीआई मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के मकसद से, आत्मनिर्भर बनने के मकसद से पीएलआई स्कीम की घोषणा की है और अभी तक करीब 30 प्लांट जो हैं एपीआई मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित वो शुरू भी हो चुके हैं। जिन कंपनियों ने इसमें ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई है और जो कि इस इंसेंटिव्स के लिए क्वालिफाइड भी हुए हैं उसमें सन फार्मा, अरबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज़, सिप्ला, कैडिला हेल्थ केयर जैसी जो प्रोमिनेंट कंपनीज हैं वो शामिल हैं। इस अभी के मौजूदा गाइडलाइंस के हिसाब से कंपनियों को 6 साल तक जो है वो इंसेंटिव्स मिल सकता है। और बहुत शुक्रिया प्रकाश ये जानकारी देने के लिए। तो ये फार्मा स्पेस से जुड़ी एक बड़ी खबर। संतोष, काफ़ी सारे स्टॉक्स पर हमने चर्चा की, इसके अलावा कोई और ट्रेडिंग आइडियाज़ आपकी तरफ से? मेरी तरफ से एक आइडिया है जिसमें कि उसको फिलिप्स कार्बन ब्लैक पहले नाम था कंपनी का, अभी पीसीबीएल बोलकर कंपनी है। ये आरपीजी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है। ये भी ऑटो सेक्टर्स के एंसिलरी की तरह काम करती है। आप समझ लें कि जो टायर लगता है ऑटो में उसमें जो केमिकल्स लगते हैं, कंपनी का 65% रेवेन्यू फ्रॉम जो टायर केमिकल्स आता है और रेस्ट ऑफ द रेवेन्यू जो है स्पेशलिटी केमिकल्स की तरफ से आता है। 650 करोड़ रुपए के करीब का जो है कंपनी का केपेक्स प्लान है जो कि आने वाले 1 से 1.5 सालों में कंपनी बोले कि कर सकती है पूरा। और इसमें केपेक्स आने से कंपनी में काफी अच्छे मुनाफे आने की उम्मीद होगी। लेटेस्ट क्वार्टर भी जो गया है उसमें भी रिजल्ट काफी अच्छे थे कंपनी के। मुझे लगता है कि इस कंपनी में मौजूदा स्तर पे या गिरावट में निवेश करना चाहिए 140 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, ठीक है। तो ये आपको कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ दे दिए गए हैं। चलिए संतोष, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर, सेक्टर पर अपना व्यू शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर का रुख कर लेते हैं। शुगर स्टॉक भी इस हफ्ते फोकस में रहे हैं और इससे भी जुड़ी खबर आ रही है। सरकार शुगर एक्सपोर्ट लिमिट बढ़ा सकती है जो अभी फिलहाल 1 करोड़ टन है। इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं समीर दीक्षित के पास। समीर, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? शुगर सेक्टर को लेकर के बड़ी खबर ये आ रही है कि सरकार शुगर के एक्सपोर्ट पर कुछ राहत देने पर विचार कर रही है। मई के महीने में सरकार ने शुगर एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया था, एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी और जो लिमिट तय करी थी वो थी 10 मिलियन टन की। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार इस एक्सपोर्ट लिमिट पर कुछ राहत देने की या कुछ बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि शुगर एक्सपोर्ट पर जो राहत सरकार विचार कर रही है उसमें तकरीबन 1 मिलियन टन अतिरिक्त शुगर एक्सपोर्ट करने पर विचार किया जा रहा है और इस पर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। और इस फैसले के पीछे सरकार 2 तर्क देख रही है। पहला तो यह है कि जो मौजूदा स्टॉक लिमिट सरकार के पास, देश के पास मौजूद है वो पर्याप्त है। जो चीनी कैलेंडर है जो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर के बीच चलता है, तो मौजूदा 30 सितंबर को जब चीनी कैलेंडर समाप्त होगा तब सरकार को पूरा भरोसा है कि देश में 6 मिलियन टन की स्टॉक लिमिट मौजूद होगी जो कि पर्याप्त है। यही नहीं, जो अगले चीनी कैलेंडर में जो पैदावार है वो भी काफ़ी बेहतर नजर आ रही है। और इन्हीं दोनों तर्कों के आधार पर सरकार को लगता है कि शुगर एक्सपोर्ट की लिमिट पर कुछ राहत दी जा सकती है शुगर मिल्स को। और वो जो राहत देख रही है वो 1 मिलियन से लेकर के 1.2 मिलियन टन के आसपास देख रही है। और अगर ये फैसला लिया जाता है तो शुगर मिल्स ओनर को जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उन कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर पाने में मदद मिलेगी, तो उनके लिए ज़रूर ये राहत की बात है और इस दिशा में जल्द ही औपचारिक फैसला लिया जा सकता है।
तो ये शुगर स्पेस से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने। शुगर मिलों को यहाँ पर फायदा हो सकता है इस खबर के आने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका ये जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों का सिलसिला आगे भी रीना स्वदेश पर जारी रहेगा। नमस्कार।